हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा ये वीडियो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ में राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले अन्य विद्यार्थियों के लिए भी उतना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? ऑप्शन सुनिए, 10, 11, 12 या 9। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 वर्षों के पश्चात। अब देखिए दोस्तों, विस्तृत जानकारी। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। फिर भारत में जनगणना प्रति 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। भारत में प्रथम जनगणना 1871 में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। अच्छी तरह याद रखना, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1871 में। फिर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 2011 में की गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। ये स्वतंत्र भारत की 7वीं और सहस्त्राब्दी की दूसरी जनगणना है। देखो, 3 क्वेश्चन एक साथ हैं। 2011 में की गई जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और सहस्त्राब्दी की दूसरी जनगणना है, जबकि सहस्त्राब्दी की पहली जनगणना जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। फिर 2011 की जनगणना का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1890 में, 1878 में, 1877 में, 1887 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा 1878 में। देखिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित किया गया था। याद रखना, किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था यह कानून? लॉर्ड लिटन के काल में। कब? 1878 में। इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसी कारण भारत के शिक्षित वर्ग ने इसे गेंगिट एक्ट या गलघोटू कानून नाम दिया था। याद रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या नाम दिया गया था? गेंगिट एक्ट या गलघोटू कानून, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण लगाया गया था। समस्त देश में और विशेषकर बंगाल में इस कानून का इतना प्रबल विरोध हुआ कि अंत में बाध्य होकर लॉर्ड रिपन को यह कानून रद्द करना पड़ा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड लिटन के बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना था, उसने बाद में इस कानून को रद्द किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से कौन संबंधित? ऑप्शन सुनिए, राजा मोक्कल सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, राणा कुंभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। दोस्तों, कुंभलगढ़ महोत्सव या कुंभलगढ़ त्योहार का आयोजन मेवाड़ के महाराणा कुंभा के सम्मान में किया जाता है। महाराणा कुंभा मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। देखो अच्छी तरह याद रखना, कुंभा जो थे किस वंश के थे? गुहिल सिसोदिया वंश के। और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 3 दिसंबर तक 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 1 से 3 दिसंबर तक, ठीक है। कुंभलगढ़ महोत्सव के मुख्य आकर्षक खूबसूरती से सजाया गया कुंभलगढ़ किले की सजावट, राजस्थान के लोक नृत्यों और भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन आदि होते हैं। इस उत्सव में प्रसिद्ध कठपुतली शो का आयोजन भारतीय लोक कला मंडल द्वारा किया जाता है। कुंभलगढ़ उत्सव में कठपुतली नृत्य का आयोजन या कठपुतली शो का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राजस्व परिषद या मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन अजमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। इसका सही उत्तर है अजमेर में। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना राजस्थान के निर्माण के पश्चात राजस्थान के राज प्रमुख जयपुर नरेश सवाई मान सिंह द्वारा 7 अप्रैल 1949 को एक अध्यादेश द्वारा की गई थी। यह अध्यादेश 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। देश नहीं, यहाँ पर अध्यादेश है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है तथा जयपुर में इसकी सर्किट बेंच है, ठीक है। राजस्व मंडल अजमेर राजस्व मुकदमों की निपटारे के लिए राजस्थान का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का राजस्व मुकदमों के निपटारे का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा? राजस्व मंडल अजमेर।
ठीक है, जिसके निर्णय को केवल उच्च न्यायालय जोधपुर या उच्च न्यायालय जयपुर या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में चुनौती दी जा सकती है। राजस्थान राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष ब्रजचंद्र शर्मा थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष आर वेंकटेश्वर है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रजचंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन सुनिए, 12 है, 15, 10 या 14। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 12 सदस्य। दोस्तों, राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। ये भारत संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना अच्छी तरह, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है, वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और ये किन का प्रतिनिधित्व करता है? ये भारत संघ में शामिल राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। कितनी सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245, ठीक है। इनमें से 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 245 जो सदस्य हैं, इनमें 233 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सुनिए, 1990 में, 1982 में, 1985 में या 1987 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1982 में। दोस्तों, नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। यह देश में कृषि के उत्थान एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विकास हेतु बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित देश की सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? पोक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था? ऑप्शन है 14 नवंबर 2012, 14 दिसंबर 2012, 14 नवंबर 2013, 24 जुलाई 2012। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 14 नवंबर 2012 को। देखिए दोस्तों, पोक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ था। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये इसका पूरा नाम है। इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की जांच करने और अपराध में लिप्त पाए जाने के बाद उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन सुनिए, 1951 में, 1955 में, 1953 में या 1959 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1959 में। दोस्तों, राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवंबर 1959 में लागू हुआ था। याद रखना चित्र 1 नवंबर 1959 में। इस अधिनियम द्वारा भूमि मध्यस्थतों की भूमिका को समाप्त किया गया था। भूमि मध्यस्थतों की भूमिका को इस कानून के द्वारा समाप्त किया गया था। फिर राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्गठन अधिनियम 1952 द्वारा जागीरदारी प्रथा का अंत किया गया था तथा जागीरदारों से कृषि योग्य जमीन को लेकर काश्तकारों में आवंटित की गई थी। जागीरदारी प्रथा राजस्थान में प्राचीन काल में प्रचलित थी, तो किस अधिनियम के तहत इसका अंत किया गया था? राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के द्वारा। फिर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया था तथा उन्हें बेदखली से सुरक्षा प्रदान की गई थी। दोस्तों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष बना था? 1955 में। क्या था इसमें भूमि के स्वामित्व का अधिकार काश्तकारों को दिया गया था और भूमि से बेदखली से सुरक्षा उनको प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1600 में, 1603 में, 1610 में, 1616 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1600 में। अब देखिए दोस्तों,
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन के कुछ अंग्रेज व्यापारियों द्वारा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। याद रखना, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए और लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को भारत के साथ व्यापार करने का 10 वर्षीय अधिकार पत्र प्रदान किया था। याद रखना चित्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र ब्रिटेन के किस महारानी ने प्रदान किया था? एलिजाबेथ ने। कब? 31 दिसंबर 1600 को। कितनी अवधि के लिए? 10 वर्षों के लिए। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। फिर ब्रिटिश कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे, जिन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। याद रखना अच्छी तरह, 3 क्वेश्चन बन गए। ब्रिटिश कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी? प्लासी के युद्ध के द्वारा। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 तक रहा था। 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत पर से कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 से रहा था। फिर 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1858 में चार्टर एक्ट के नाम से कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से भारत पर से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ऑप्शन सुनिए। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में तुगलकाबाद, लखनऊ में हजरतगंज, लखनऊ में दिलकुशा कोठी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि के द्वारा कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह द्वारा नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद सहित ये जो बाकी क्रांतिकारी दे रखे हैं इन्होंने की थी। कब? 1924 में। कहाँ पर? कानपुर में। लेकिन बाद में 1928 में इस संगठन का नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या रखा गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। किस वर्ष बदला गया था? 1928 में। किसके द्वारा बदला गया था? भगत सिंह के द्वारा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम जो है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में दिया गया था 1928 में। ये आप अच्छी तरह याद रखना। फिर इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त कर भारत को आज़ादी दिलाना था। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1925 का जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था उस कांड को भी इसी संगठन के द्वारा अंजाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। ऑप्शन सुनिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उप मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए दोस्तों, कमलकांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको राजस्थान के राज प्रमुख जयपुर नरेश सवाई मान सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश शरद कुमार घोष थे। अब दोस्तों इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये गड़बड़ नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है कि वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना था और उसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उस वक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे शरद कुमार घोष। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो उस वजह से उस वक्त पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे कमलकांत वर्मा। ठीक है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया था। याद रखना, उच्च न्यायालय का गठन संवैधानिक किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 214 के तहत। फिर किस वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, उद्घाटन किया गया था? 29 अगस्त 1949 को। कहाँ पर? जयपुर में।
फिर आगे देखिए, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को 1958 में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था तथा इसकी एक खंडपीठ 1970 में जयपुर में स्थापित कर दी गई थी। याद रखना चित्र है कि सत्यनारायण राव समिति का राजस्थान पुनर्गठन के बाद में गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में था उसको जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, 1958 में, जबकि जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित कर दी गई 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सुनिए, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। दोस्तों जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित है। अच्छी तरह याद रखना, जाखम बांध किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। और किस नदी पर बनाया गया है? जाखम नदी पर बनाया गया। फिर आगे देखिए, यह बांध सीतामाता अभ्यारण्य में स्थित है। जाखम बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है? सीतामाता अभ्यारण्य में। इस बांध परियोजना का प्रारंभ 1962 में हुआ था तथा इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, यह राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। याद रखना चित्र है, जाखम बांध परियोजना क्या है? वृहद सिंचाई परियोजना है। इससे किन जिलों को फायदा होगा? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद रखना। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? जाखम बांध है। फिर जाखम परियोजना में जाखम बांध से नीचे नागरिया गांव में एक पिकअप बांध बनाया गया है जिसके दोनों ओर से 2 नहरें निकाली गई हैं तथा मुख्य बांध पर 2 लघु विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या? ऑप्शन सुनिए, लीलियम, टेकोमेला अंडुलटा, हेलियंथस, साइडियम गुआजवा। तो इसका सही उत्तर है टेकोमेला अंडुलटा। दोस्तों मरुस्थल का सागवान नाम से लोकप्रिय राज्य पुष्प रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। याद रखना चित्र है। पहली बात, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। फिर मरुस्थल का सागवान किसको कहा जाता है? रोहिड़े को। राजस्थान की मरुशोभा किसको कहा जाता है? रोहिड़े को। इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडलेटा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। चूंकि ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है या मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सुनिए, नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, एल्पस पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अरावली पर्वतमाला। अब देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तृत जानकारी। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है और इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। ये पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। याद रखना चित्र है, अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। फिर यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात के खेरब्रह्म यानी पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान के मध्यवर्ती 16 जिलों में होती हुई हरियाणा के कुछ भागों सहित दिल्ली तक विस्तृत है, जो रायसीना पहाड़ी तक जाती है। यहाँ पर दोस्तों पाठ नहीं है, पहाड़ी है, तो रायसीना पहाड़ी तक जाती है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। थोड़ा लिखने में प्रिंट मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों आप देखो, इसमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और कहाँ से? गुजरात के खेरब्रह्म यानी पालनपुर से प्रारंभ होकर के कहाँ तक? रायसीना पहाड़ी तक, दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी तक। फिर ये राजस्थान के कितने जिलों में होकर गुजरती है? 16 जिलों में तक विस्तृत है। फिर राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे बना हुआ है? रायसीना पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, यह पर्वतमाला राजस्थान के मध्य में विकिरण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। याद रखना चित्र है, राजस्थान के मध्य में विकिरण के रूप में
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम में चौड़ी है और उत्तर पूर्व में संकड़ी होती जाती है। फिर आगे देखिए, इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। तथा गुरु शिखर माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। अच्छी तरह याद रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। फिर यह पर्वतमाला राजस्थान के 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है तथा इसमें राज्य की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भूभाग पर फैली हुई है? 9.3% में। और अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित? ऑप्शन है श्री गंगानगर जिले में, राजसमंद जिले में, नागौर जिले में, पाली जिले में। दोस्तों इसका उत्तर जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये राजसमंद जिले में भी है और पाली जिले में भी है। तो अब इसमें सही उत्तर क्या माना गया है वो पता नहीं है, तो आगे मैं इसके बारे में और विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए, कुंभलगढ़ को 1971 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। याद रखना, कुंभलगढ़ को किस वर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1971 में। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है कई बार लिखने में। और वर्ष 2012-13 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया था? 2012-13 में। फिर यह अभ्यारण्य राजस्थान के पाली, उदयपुर और राजसमंद जिलों में विस्तृत है। दोस्तों तीनों जिले हैं इसके अंदर, और उस ऑप्शन के अंदर 2 जिले दे रखे हैं, तो अब उसमें से एक सही बताना है, तो फिर वो गड़बड़ हो गया। अब आरपीएससी ने या मतलब संबंधित संस्था ने कौन सा उत्तर सही किया है वो मुझे पता नहीं है फिलहाल। यह अभ्यारण्य भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है तथा प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर भी इसी क्षेत्र में स्थित है। अच्छी तरह याद रखना, कौन सा अभ्यारण्य भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। फिर रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित हैं? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का कौन सा स्थान है बाजरा उत्पादक राज्यों में? ऑप्शन सुनिए, तीसरा, छठा, पहला, चौथा। तो इसका सही उत्तर है पहला। अब देखिए दोस्तों, बाजरा खरीफ यानी सयालू की फसल है। अच्छी तरह याद रखना, बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल का अन्य नाम क्या है? सयालू। बाजरे की फसल वर्षा पर आधारित है। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। अच्छी तरह याद रखना, बाजरा जो है ये वर्षा पर आधारित फसल होती है। इसकी बुआई तो होती है जून जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। फिर बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है। यह भी अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा। फिर राजस्थान में बाजरे के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बाड़मेर है, जबकि बाजरे के सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला अलवर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना कि राजस्थान में बाजरे के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो है बाड़मेर, जबकि बाजरे के सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है अलवर। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन सुनिए, अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, वन रोपण। तो इसका सही उत्तर है वन रोपण। दोस्तों मिट्टी अपरदन व अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन है, रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा किसको दी जाती है? तो मृदा अपरदन व अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। फिर राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, देखो राजस्थान में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या क्या है? वन विनाश, पशुचारण, झूमिंग कृषि, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके, तेज आंधी। वैज्ञानिक तरीके के बजाय यहाँ पर अवैज्ञानिक तरीके हैं दोस्तों। फिर राजस्थान में वायु अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण वायु है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान में वायु अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और पश्चिमी मरुस्थलीय जो जिले हैं उसमें मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दिन रोलेक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? याद रखना, कौन सा दिवस रोलेक्ट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, 6 मई 1920,
6 अप्रैल 1919, 8 मई 1919। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1919। अब देखिए दोस्तों, 1917 में सिडनी रोल एक्ट की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट पारित किया गया था। याद रखना चित्र है, रोलेट एक्ट कब बना था? 18 मार्च 1919 को। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? सिडनी रोल एक्ट की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और उसे मनमाने समय तक कैद कर सकती थी। इस एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर के इसकी आलोचना की थी। याद रखना, भारतीय जनता ने काला कानून कहकर किस कानून की आलोचना की थी? तो इसका उत्तर आएगा रोलेट एक्ट की। ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू के अनुसार इस एक्ट द्वारा अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया था। रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि इस एक्ट द्वारा अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया था? तो उत्तर क्या आएगा? मोतीलाल नेहरू। फिर गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ करने का निश्चय किया था? 6 अप्रैल 1919 को। क्यों? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।